नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्रेडिबल आईएएस पीसीएस फैमिली। आज हम डीपीएसपी के रिमेनिंग आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम डीपीएसपी के रिलेशन में जो भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ डीपीएसपी उसको देखेंगे। फिर सरकार ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं डीपीएसपी को लेकर के उनको एक साथ हम देखेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बहुत शॉर्ट में हर आर्टिकल्स को यही क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो गांधीयन प्रिंसिपल में फर्स्ट आर्टिकल कम्स आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 इट टॉक्स अबाउट विलेज पंचायत। विलेज पंचायत की बात करता है। इट वॉज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi what said? He said that if we want to develop India, then this village should be developed. So the government by 73rd Amendment 1992 Panchayati Raj institution got constitutional status. Constitutional status. So this is the first article of Gandhian principle, article 40. Now we will talk about article 43. article 43 का substance क्या है? To promote cottage industry, not cotton, cottage industry, जो घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, to develop the rural society of India। तो कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की बात करता है आर्टिकल 43। इसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल में ही आर्टिकल 43 बी की बात करता है। 43 बी टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि आप मदर डेयरी को देखिए, अमूल को देखिए, एक तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इनके डेवलपमेंट की बात होती है। और ये जो वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये ऐड हुआ था 97th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये सवाल पूछता है। 43 बी। नाउ वी विल टॉक इन द गांधीयन प्रिंसिपल अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 किसकी बात करता है? आर्टिकल 46 ये कहता है कि टू प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ओबीसी कम्युनिटी, जो प्रिविलेज कम्युनिटी नहीं है, उनके लिए अगर सरकार कुछ कानून बनाना चाहती है, कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहती है, तो इस आर्टिकल के तहत करती है। जैसे बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स चलते हैं, बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन चलते हैं, तो सरकार बहुत सारे कानून बाय टेकिंग द सब्सटेंस ऑफ आर्टिकल 46 गवर्नमेंट इज डूइंग। सो दिस इज द सब्सटेंस ऑफ आर्टिकल 46। नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल of the Gandhian principle, that is article 47। आर्टिकल 47 के सब्सटेंस क्या है? देखिए, ये इसमें एक वर्ड है टू प्रमोट हेल्थ, और कुछ मोरल वैल्यूज की भी बात करता है। मोरल वैल्यूज, इसमें मोरल वैल्यूज का मतलब यह है टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जैसे जहरीली शराब, जो देसी शराब होते हैं, उनके प्रोहिबिशन की बात करता है कि स्टेट विल ट्राई टू प्रोहिबिट दीज टाइप ऑफ ड्रिंक्स और एनी सब्सटेंस विच इज इंजूरियस टू द कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट कानून के माध्यम से
इस इन सारे ड्रिंक्स या पेय पदार्थ पे या ऐसी कोई भी चीज़ जो इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ द कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको प्रोहिबिट कर सकती है. तो दिस इज द सब्सटेंस ऑफ आर्टिकल 47. Now we will talk about Article 48. What is the substance of Article 48? 48 very important article to promote animal husbandry. या जो एग्रीकल्चर है, जो हमारी कृषि है, उसको साइंटिफिक लाइंस पे करना. टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री, या टू डू एग्रीकल्चर ऑन साइंटिफिक लाइंस, जिससे जो आम इंसान है या जो यू नो दैट कि स्टिल 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर टू supplement their income, to raise their standard of living. So this article is very important, Article 48. तो ये तो रहे कुछ गार्डियन प्रिंसिपल्स को लेकर के जो आर्टिकल्स है, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा. इसके बाद हम देखते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को. लिबरल प्रिंसिपल में सबसे पहले आर्टिकल जो आता है वो है आर्टिकल 44. आर्टिकल 44 किसकी बात करता है भाई? आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, सबके लिए जो कानून है मैरिज का, डिवोर्स का, एक होना चाहिए. सो दिस टॉक्स अबाउट दैट कि जो हमारे मैरिज लॉस हैं या रूल्स हैं या डिवोर्स को लेकर के है या मेंटेनेंस को लेकर के है, सो हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लिए ये एक होना चाहिए. दिस इज द सब्सटेंस ऑफ यूसीसी. नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 45. आर्टिकल 45 को आपको ध्यान में रखना है. इसका मेन सब्सटेंस क्या था? इसका मेन सब्सटेंस है कि स्टेट विल प्रोवाइड केयर एंड education टू चिल्ड्रन अंटिल 5 years. अंटिल 5 years यहां लिखा था, लेकिन इसके सब्जेक्ट मैटर को चेंज करके बाय 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया ये. और इसके सब्जेक्ट मैटर को ये कहा गया कि जो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन की बात करता है. और ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट फ्री एजुकेशन बनाया जाता है. तो यू शुड रिमेंबर कि ये फंडामेंटल राइट्स कब होता है? तो 2009. डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस बिकेम ए फंडामेंटल राइट इन 2009. और किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? तो 86 अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल नंबर 45 के सब्सटेंस को चेंज किया गया था. तो ध्यान में रखना है आपको. फिर इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो आर्टिकल क्या हो जाता है 48A. आर्टिकल 48A. What is the substance of 48A? वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इस आर्टिकल को लेकर के बनाए गए हैं. जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हुआ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ. तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. इसका सब्सटेंस है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन. इन कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे. इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ की बात करता है और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करता है. इसको लेकर के जो डिफरेंट कानून्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आपको सबको ध्यान में रखना है. फिर नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 49. आर्टिकल 49 का सब्सटेंस क्या है? कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी जो धरोहर है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं,
या रिच हेरिटेज है उसकी प्रोटेक्शन की बात करता है, रिच हेरिटेज उसके प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 49। फिर आर्टिकल 50 किस, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है। इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एग्जीक्यूटिव। तो इट टॉक्स अबाउट द separation of judiciary and executive। and next important article is article number 51। आर्टिकल 51 का सब्सटेंस क्या है? आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट टू प्रमोट पीस एंड इट टॉक्स अबाउट दैट कि इन इंटरनेशनल एरिना द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन ए कंट्री शुड बी बेस्ड ऑन पीस। पीस और सिक्योरिटी की बात करता है, पीस और सिक्योरिटी, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। सो दिस आर ऑल मेन आर्टिकल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसके बाद हम फटाफट देख लेते हैं कि व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट केस आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट केस आया था इन 1951। ये केस है चंपाकम दोराई राजन केस, चंपाकम दोराई राजन केस, दोराई राजन केस वर्सेस केरला। सॉरी, ये मद्रास है, प्रेजेंट तमिलनाडु। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट व्यू पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को अपर हैंड दिया था इन रिलेशन टू डीपीएसपी, इन रिलेशन टू डीपीएसपी, इसको आपको याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। In 1951, Supreme Court said that fundamental rights can be amended, but soon after, in 1967, in the Golaknath case, Supreme Court said that fundamental rights cannot be amended. So, इसमें आपको याद रखना है कि fundamental rights can be amended, but Supreme Court decision was that कि upper hand fundamental rights को दिया गया था, ना कि DPSP को। तो मीन्स DPSP was subsidiary or was having a lower hand in relation to fundamental rights। नेक्स्ट केस को हम देखते हैं, दैट इज गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस, एक तो डेट भी याद रखना है, गोलकनाथ केस ये 1967 में हुआ था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, कुड नॉट बी अमेंडेड, कुड नॉट बी अमेंडेड। इसको आपको सिर्फ यही आपको बातें ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस इज केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, एंड दिस केस was a paradigm shift in the legislative arena or the judicial arena of India. Why this case is very important? Because in 1973 Supreme Court said that कि fundamental rights, yes, Parliament can amend fundamental rights, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, मीन्स फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकती है, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मतलब कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, बट द बेसिक स्ट्रक्चर
of the constitution cannot be amended. So this was the guidelines that was given in the Keshwanand Bharti case, but subject to basic structure. तो ये भी क्वेश्चन आता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस केस से, तो ये आपको याद रखना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, बट टू टाइम इन द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वी कम टू नो अबाउट व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर. मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से without which the constitution could lose its value. So this is basic structure. Next important case is Minerva Mill case. Minerva Mills case. This case happened in 1980. In this again सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही रेटरेट किया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, व्हाट इट सेड इन केशवानंद भारती केस. सो दिस केस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एक क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछा जा सकता है इन सारे केसेस को लेकर के, और इनके बीच के सब्सटेंस को लेकर की जो रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी आपको ध्यान में रखना है. अब हम चलिए देखते हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं डीपीएसपी को लेकर के. डीपीएसपी को लेकर के तो एक साथ ही आप सारे अमेंडमेंट्स को लिख लीजिए. 42nd अमेंडमेंट, जैसा कि हमको पता है, ये 1976 में हुआ था. ये सारे अमेंडमेंट्स हम एक साथ देख लेते हैं. 42nd अमेंडमेंट में एक आर्टिकल ऐड हुआ था, आर्टिकल 39A, जिसको मैंने बताया था टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड. फ्री लीगल एड की बात करता है. बहुत सारे ऐसे, जैसे फ्री लीगल एड की बात आर्टिकल 22 में भी बात हुई है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में गवर्नमेंट आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगी. लेकिन बहुत सारे ऐसे सिविल केसेस भी होते हैं जो जिनके पास पैसे नहीं है या जिनका कोई नहीं है, उनको लेकर के सरकार जो है उनको सरकारी लॉयर प्रोवाइड करती है ताकि उनकी भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंश्योर हो सके. तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, आर्टिकल 39A. इसके बाद हम देखते हैं 43A. 43B की हम बात कर चुके थे. 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, और 43A किसकी बात करता है? मैनेजमेंट ऑफ और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज, ऑफ वर्कर्स इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात करता है. तो दिस इज द सब्सटेंस ऑफ आर्टिकल 43 क्लॉज ए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 48A. 48A की, तो ये इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करता है. इसको आपको ध्यान में रखना है. इन्वायरमेंट, और ये भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा एड ऑन हुआ था बाय इन 1976. तो ये इन तीनों अमेंडमेंट्स को याद रखना है. अब हम चलते हैं 44th अमेंडमेंट में क्या सारे बदलाव हुए थे. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में हुआ था. 1978 में इसमें आर्टिकल 32 में एक सेक्शन ऐड हुआ था, सेक्शन 2 ऐड ऑन हुआ था, और इसमें ये कहा गया था स्टेट विल इंश्योर to fill the or to decrease the or to minimize the economic inequality. जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको कम करने की बात की गई थी, and this was added by 44th amendment 1978 to reduce income inequality. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है. इनकम इनइक्वालिटी, तो ये इसका सब्सटेंस है. इसके बाद हम और अमेंडमेंट्स की चर्चा कर लेते हैं जो डीपीएसपी को लेकर के किए गए थे. अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट. 86 अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, जो किसकी बात करता था? 6 से लेकर के 14 साल की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था. कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था.
कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था, एंड दिस बिकेम ए फंडामेंटल राइट इन 2009. So date is very important when this right to education became a fundamental right. So this you have to keep in mind. This was in 2009. So this is all about DPSP. One very important aspect of DPSP. Let us compare the DPSP with the fundamental rights. In short, we will see here what is the difference between fundamental rights or DPSP. तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं. ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और पीटी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? दे आर नेगेटिव इन नेचर. ये कैसे हैं? ये स्टेट को डूस कि भाई ये नहीं करना है, नेगेटिव इन नेचर की बात. और ये क्या है? स्टेट को एक तरह से निर्देश दे रहे हैं कि स्टेट को ये चीजें करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कॉमन सिटीजन. तो ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं. ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव इन नेचर होते हैं. सेकंड हम देख लेते हैं ये कैसे होते हैं. ये जस्टिसेबल है. जस्टिसेबल का मतलब कि इफ एनी common citizen or if the state is violating the fundamental rights, you can approach to the court. But this is non-justiciable. Non-justiciable. Non-justiciable की बात करता है. ये किन चीजों को प्रमोट करता है? ये आपका पॉलिटिकल सिविल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है. एंड सिविल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, जबकि ये जो है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है. सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है. नेक्स्ट कुछ और चीजें देख लेते हैं हम. ये जो है क्या जाता है, एक तरह से वेलफेयर स्टेट की बात करता है. टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट. और साथ ही साथ ये किसकी बात और करता है? कम्युनिटी राइट्स की बात करता है. सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी राइट्स. और लास्ट में फंडामेंटल राइट्स, ये इंडिविजुअलिस्टिक लिबर्टी की बात करता है. इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है उसकी लिबर्टी, उसकी लाइफ ऑफ चॉइस को प्रोटेक्ट करता है. इंडिविजुअल राइट्स. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. आज हमारा ये भी चैप्टर समाप्त हो चुका है. इन सारे चैप्टर्स का जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए. और अगर आप सभी लोगों को, किसी को इसका नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9650612178. और कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है तो आप इस नंबर से पूछ सकते हैं. चलिए आज के लिए धन्यवाद. थैंक यू.